नेपाल में आए बाढ़ और फ्लड का आज दूसरा दिन है और अभी तक लगातार वहां तबाही और बर्बादी जारी है। नेपाल की सरकार अंदाज़ा नहीं लगा पा रही है कि उनका कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की हलाकत हुई है और कैसे इस पर काबू पाया जाए। उधर चीन की हुकूमत भी परेशान हो चुकी है कि कैसे इतना ख़तरनाक सैलाब आ गया, किस वजह से आया। दुनिया भर के साइंसदान भी परेशान हैं। दुनिया के मुख्तलिफ देशों में जो साइंसदानों का ग्रुप बना हुआ है, उनका जो इदारा बना हुआ है, वो सब भी किसी एक नतीजा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर नेपाल में अचानक इतना ख़तरनाक फ्लड और सैलाब कैसे आ गया। क्योंकि सैलाब हमेशा आते हैं, पानी की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, नदियां भर जाती है, फिर पानी इलाकों में फैल जाता है, जो रिहायशी इलाका होता है वो डूब जाता है। लेकिन पानी में ऐसी लहर नहीं होती, पानी इस तरह तूफ़ान में तब्दील नहीं हो जाता कि मकानात को ज़मीन दोज़ कर दे, ब्रिज को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दे, गाड़ियों को पलट दे और सब कुछ को पानी बहाकर लेकर चला जाए। ऐसा नहीं होता। ये जो फ्लड आया नेपाल में, जो वहाँ की नदी है, जो दरिया है, उसमें पानी 20 मीटर ऊपर तक बह रहा था। आप समझिए कि पानी की नदी में जो सतह होती है, अपनी ओरिजिनल सतह से पानी 20 मीटर ऊपर तक बहने लगा। और जो मकानात बने होते हैं, 4-5 मंजिला मकान की जो ऊंचाई होती है वो भी 20 से 25 मीटर की होती है। इसी वजह से दरिया में आपने देखा होगा, बीच में पानी बह रहा है, दरिया है, दोनों तरफ मकानात बने हुए हैं, घर हैं और पानी की सतह घरों से ज़्यादा है और फिर घरों को क्रॉस कर जाता है पानी इतनी ऊंचाई पर उठ जाता है कि 5 मंजिला बिल्डिंग को पानी क्रॉस कर जाता है, गाड़ियों को बहाकर लेकर चला जाता है, बसों को पलट देता है, 5 मंजिला बिल्डिंग को पानी रेजा रेजा कर देता है, पुल को बिखेर देता है और कोई भी पानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए सारे लोग हैरान हैं कितना ख़तरनाक सैलाब कैसे आया। अमेरिकी इदारों का रिसर्च सामने आया है, चीन का रिसर्च सामने आया है, दुनिया के दूसरे ममालिक में जो इदारे बने हुए हैं, जो रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, उन सब ने इस पर तहक़ीक़ करना शुरू कर दिया है कि आखिर क्यों नेपाल में ऐसा सैलाब आया और कोई भी किसी एक नतीजा तक पहुंचने को तैयार नहीं है। आगे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में सैलाब और फ्लड से मरने वालों की तादाद 500 से ज़्यादा हो चुकी है। कल शाम तक रिपोर्ट थी मरने वालों की कि 400 लोग हलाक हो चुके हैं, मर चुके हैं और आज सुबह सुबह ये तादाद 400 को तजावुज़ कर चुकी है। इसी तरह जो लापता है, गायब हैं, उनकी तादाद भी 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। नेपाल की हुकूमत दावा कर रही है कि हमने सैकड़ों लोगों की लाश को, बॉडी को रिकवर कर लिया है, हम लगातार तलाश कर रहे हैं, लोगों की डेड बॉडी हमें मिल रही है, लेकिन कितने लोगों की एक्चुअल में मौत हुई है और कितने लोग लापता हैं अभी भी अंदाज़ा लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लापता विजिटर्स और सयाहों की या नेपाली शहरियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और जिस इलाके में फ्लड आया, सैलाब आया, वहाँ लोगों का कारोबार भी था, विजिटर्स भी वहाँ पर आते थे, लोग घूमने आते थे, भारत के शहरी भी और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के शहरी भी वहाँ घूमने आते थे। और इस वक्त सिर्फ नेपाल में इस फ्लड की वजह से हाहाकार नहीं मचा है, बल्कि दुनिया के 31 देशों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि वहाँ के शहरी आए हुए थे, घूम रहे थे और वो सब डूब गए, मर गए या उनके साथ क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। नेपाल की हुकूमत ने जो ताज़ा डेटा जारी किया है उसके मुताबिक 540 ऐसे शहरी लापता है जिनका ताल्लुक़ दुनिया के 31 ममालिक से है और उनमें 170 भारतीय शहरी हैं, 65 अमरीकी शहरी हैं, 53 यूक्रेन के शहरी हैं, 51 मलेशिया के शहरी हैं, 35 ऑस्ट्रेलिया के शहरी हैं, बरतानिया यानी इंग्लैंड के 33 शहरी हैं। इसके अलावा चीन के शहरी शामिल है, कई अरब देशों के भी इसमें शहरी शामिल हैं, यूरोप के कई ममालिक के शहरी भी शामिल है, आयरलैंड के, नीदरलैंड के, और ये सब लापता है। कुछ भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि जिंदा हैं या मुर्दा हैं। उधर तिब्बत की गवर्नमेंट ने भी एक डेटा जारी किया, उसके मुताबिक
तिब्बत से भी 560 से ज़्यादा लोग लापता हैं, वहाँ भी 5 की हलाकत हो चुकी है और मरने वालों की जो तादाद है नेपाल में वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये जानते हैं कि फ्लड कैसे आया, सैलाब कैसे आया। अमेरिका का एक इदारा है USGC यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, इसने अपनी रिसर्च में, अपनी तहकीक में ये दावा किया है कि नेपाल और तिब्बत का जो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ ग्लेशियर बड़े पैमाने पर फट गया, यानी बड़ा ग्लेशियर फट गया और उसके फटने की वजह से पानी सीधे नदी में आ गया और नदी उस पानी को कंट्रोल नहीं कर पाई, पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और इसी वजह से जो कुछ पानी के रास्ते में आया वह सब बह गया। ऐसा USGS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। इससे पहले ये साइंसदानों की तरफ से या अमेरिकी इदारों की तरफ से कहा गया था कि पहले ज़लज़ला आया और ज़लज़ला के बाद पानी आया और इसी वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई, इतने ज़्यादा घर डूब गए या बह गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, कल मैंने बताया था नेपाल की हुकूमत ने भी शुरू में यही कहा था कि पहले ज़लज़ला आया, ज़लज़ला की शिद्दत की वजह से दरिया में तूफ़ान आ गया, मकानात टूट पड़े, गिर पड़े और फिर पानी ने उन सबको बहाना शुरू कर दिया। पानी की लहर में सारे मकानात बह गए, गाड़ियां बह गई। ये नेपाल की हुकूमत का दावा था। लेकिन USGS ने कहा कि ग्लेशियर के फटने की वजह से, टूटने की वजह से इतना खतरनाक सैलाब आया। ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट कर सीधे नदी में गिर गया और उसके बाद पानी की सतह 20 मीटर से ऊंची हो गई और फिर सब कुछ बहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है। और उसकी वजह बताई जा रही है कि नेपाल की बहुत ही मशहूर नदी है भूटे कोशी और उसकी एक मावी नदी है, असिस्टेंट रिवर है जिसको लेंडे खोला कहा जाता है। तो सी लेंडे खोला में ग्लेशियर आकर गिरा और फिर इतना बड़ा सैलाब आ गया। दूसरे साइंसदानों का यह मानना है कि ग्लेशियर नहीं फटा बल्कि बादल फटा और बादल के फटने की वजह से इस तरह का फ्लड आया। कुछ और साइंसदानों का यह मानना है और एक इदारा है ICIMOD, इसने अपने रिसर्च में बताया कि बर्फ़ और चट्टान फट पर, यानी बर्फ़ गिरती है उसके बाद चट्टान भी एक नदी में गिर जाती है और दोनों के मलबे की वजह से नदी रुक जाती है और एक तरफ का जो पानी है उल्टा बहने लगा और इस तरह ये सब तबाह बर्बाद हो गया। तो एक अलग अलग तफसरा आ रहा है, तज्ज़िया आ रहा है। USGS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब ज़मीन में हरकत ज़्यादा होती है तो ग्लेशियर फटता है, पहाड़ों की भी हरकत तेज़ हो जाती है और इसी वजह से ग्लेशियर फटा और इतना बड़ा सैलाब आ गया। तो अलग अलग दावा किया जा रहा है। कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि इन्वायरमेंट बदल रहा है, मौसम बदल रहा है और मौसम के बदलने की वजह से इतनी बड़ी तबाही आई है। कुछ साइंसदानों का ये दावा है कि जिस तरह लगातार पहाड़ों में खुदाई की जा रही है, ज़मीनों को खोदा जा रहा है और पहाड़ों से ख़जाना निकालने के लिए खुदाई का जो सिलसिला जारी है, उसकी वजह से पहाड़ अपनी जगह से खिसक रहे हैं और वो सब नदी में आकर गिर गए, इतना बड़ा सैलाब आ गया। तो अलग अलग रीज़न है, अलग अलग वजह है। लेकिन कुरान मजीद में भी कहा गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इन पहाड़ों को जिस मकसद के लिए बनाया है, अगर उसके मकसद को बदला जाएगा, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो फिर यही होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को ज़मीन पर बनाया है, गाड़ दिया है ताकि ये जो ज़मीन है हमवार रहे, अपनी जगह से ना हिले। लेकिन जब इन पहाड़ों को खोदा जाएगा, इन पहाड़ों में ख़जाना तलाश करने की कोशिश की जाएगी और कुदरत की तख्लीक में छेड़छाड़ किया जाएगा तो उसका नतीजा यही होता है कि फिर कुदरत अपनी ताकत का मुशाहदा कराती है दुनिया को और एक ज़रा सा ये पहाड़ हरकत करते हैं, फ्लड आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है और पूरी दुनिया उलट पलट जाती है। और ऐसा ही हुआ है। सिर्फ ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूट कर गिरता है और कोई भी नदी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। रिपोर्ट सामने आ रही है नेपाल से कि नेपाल का जो रसुआ ज़िला है वो पूरा सैलाब से मुतासिर है। नवाकोट का जो ज़िला है वो भी सैलाब से मुतासिर। इसी तरह चतवान ज़िला भी पूरी तरह सैलाब की जद में है, चपेट में है और 3 नदियों की वजह से सबसे ज़्यादा फ्लड आया। एक है त्रिशूली नदी, दूसरी है भूटे कोशी दरिया और तीसरा है त्रानिया दरिया, इसी तरह लेंडे खोले दरिया। तो ये 4 नदी है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लड आया, पूरा पानी भर गया और फिर नेपाल का ये इलाका पानी को बर्दाश्त नहीं कर सका और ये पूरा
जो इलाका है नेपाल का फ्लड में, सैलाब में डूब गया है। अब बिहार को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है कि बिहार में भी फ्लड आ सकता है, सैलाब आ सकता है। बिहार के कुछ इलाकों में लोग जो नदी किनारे बसते हैं वो सड़कों पर आकर टेंट लगाकर रह रहे हैं ताकि वो अपने आप को फ्लड से, सैलाब से बचा सकें। ग्राउंड रिपोर्ट जो सामने आ रही है नेपाल के सैलाब ज़दा इलाकों से, वहाँ बिहार के काफ़ी लोग परेशान हैं, इंडिया के बहुत सारे शहरी परेशान हैं। वहाँ वो कारोबार कर रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे, लेकिन अब वो अपनों को खो चुके हैं। किसी की बेटी डूब चुकी है, किसी की माँ डूब चुकी है, किसी का बाप डूब चुका है, किसी को उसकी बीवी नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं, नंबर एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया पर नंबर शेयर किया जा रहा है कि अगर कोई मिल जाए तो इस नंबर पर राब्ता करे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, हेलीकॉप्टर से तलाशा जा रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है, CNN की, अल जज़ीरा की, BBC की, कि नेपाल की तारीख़ का ये सबसे बड़ा नेशनल डिज़ास्टर है। ये सबसे बड़ी वहाँ की कौमी आफत है। इससे बड़ी आफत नेपाल में आज तक नहीं आई थी, जिसमें अब तक 500 से ज़्यादा की हलाकत हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा लापता हैं, और ये जो तादाद है कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की तरफ से लगातार मदद भेजी जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों ने भी नेपाल सरकार को मदद देना शुरू कर दिया है। उधर नेपाल सरकार 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद, बल्कि अब 70 घंटे का वक्त गुजर चुका है इस फ्लड और बाढ़ की शुरुआत को, और अभी तक नेपाल की सरकार अंदाज़ा नहीं लगा सकी है कि फ्लड से कितना नुकसान हुआ, इस पर काबू पाया गया, नहीं पाया गया, तमाम लोगों को बचा लिया गया या नहीं बचा लिया गया। तो अभी तक सरकार भी कोई फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं कर पा रही है, और न ही सरकार इस बात का अभी तक फाइनल अंदाज़ा लगा सकी है कि फ्लड क्यों आया। अलग अलग लोगों ने रीज़न बताया है। किसी का कहना है कि बादल के फटने की वजह से फ्लड आया, किसी का कहना है कि बारिश के होने की वजह से नदियाँ भर गई थी और फिर ये फ्लड आया, किसी का कहना है कि ग्लेशियर के टूटने की वजह से और एक बड़ा टुकड़ा टूट जाता है, किसी का कहना है कि चट्टान और बर्फ नदी में आकर गिर जाते हैं और नदी बंद हो गई थी, किसी का कहना है कि जो खुदाई हो रही है उसकी वजह से पहाड़ अपनी जगह से हिल गया और फिर नदियों में पानी आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो अलग अलग वजह है। या खुद नेपाल सरकार का कहना है कि ज़लज़ला आया, ज़मीन फट गई और फिर ज़मीन से पानी आ गया और इस वजह से फ्लड आ गया। तो अलग अलग रीज़न और अलग अलग वजह है, और इसी को कहा जाता है कि जब कुदरती आफत आती है, जब मुसीबत आती है, तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जो वीडियोज़ है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रूह काँप रही है। लोग रास्ते से गुज़र रहे हैं और अचानक पानी आ रहा है, और इतना मौका नहीं मिल पाता है कि कोई अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज़ कर दे, 100 या 200 की स्पीड में बढ़ाकर अपनी गाड़ी को लेकर जा सके, बल्कि अगर वो 150 की स्पीड में अपनी गाड़ी को ले जाने की कोशिश करता है तो पानी की स्पीड उससे ज़्यादा होती है और उसकी गाड़ी नदी में उलट जाती है या पानी में बह जाती है। अगर कोई ब्रिज को क्रॉस कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि जब तक पानी की लहर यहाँ तक पहुँचेगी उस वक्त तक हम ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे, वो ये सोच रहा होता है, और उसके ब्रिज को क्रॉस करने से पहले ही पानी की लहर वहाँ तक पहुँच जाती है और पूरा का पूरा पुल ही टूट जाता है, पानी में बह जाता है, रेजा रेजा हो जाता है। वीडियो सामने आ रही, किसी को लगता है कि हम घर की छत पर पहुंचकर अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन घर की छत पर पहुंचने से पहले ही पूरा घर पानी में बह जाता है। बसें बह जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती है। कई जगह की वीडियो आ रही जिसमें देखा जा रहा है कि रोड पर पानी है, पानी नीचे जा रहा है और किसी को लगता है कि शायद हम अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल लेंगे, और इसी दौरान पानी की रफ्तार तेज़ हो जाती है, पानी की लहर उसको बहाकर लेकर चली जाती है। इसी को आफत कहा जाता है, मुसीबत कहा जाता है। और ये भी मशहूर है कि आग, हवा, पानी में सबसे ज़्यादा अगर ताकत है किसी में तो वो पानी है। कुदरती आफत में आग का लगना भी शामिल है, ज़लज़ला का भी शुमार होता है, इसी तरह तूफ़ान का भी शुमार होता है, लेकिन पानी को सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। अगर थोड़ा सा पानी होगा और पानी आप अपनी हथेली पर रखेंगे तो आपको लगेगा पानी के अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन वही पानी जब अपनी शान व शौकत के साथ आती है
तो पानी मुसीबत बन जाती है, वो पानी आफत बन जाती है और दुनिया की कोई भी ताकत पानी की लहर को नहीं रोक पाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नेपाल के इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं या आपके कोई जानने वाले नेपाल के इन इलाकों में मौजूद हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी 2 दिन पहले मैं आसाम से लौटा हूँ। आसाम में गया था फ्लड और सैलाब से होने वाली तबाही और बर्बादी की रिपोर्टिंग के लिए। आपने भी हमारी रिपोर्ट को देखा होगा। असम में जब फ्लड आया उस वक्त भी मदद की ज़रूरत थी और अब मज़ीद वहाँ के लोगों को मदद की, इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास अब घर नहीं हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने घरों में नहीं लौट सके हैं, वो कैंपों में रहने पर मजबूर हैं और ऐसे लोगों की लगातार मदद भी की जा रही है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने भी आसाम की लोकल तंजीमों के साथ मिलकर तकरीबन 25 घर बनाने का ऐलान किया है और एक घर की जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने अब तक वहाँ नकद पैसा तकसीम किया है, कपड़ा तकसीम किया है या अनाज तकसीम किया है और अब उनका घर बनाना ज़रूरी हो गया है। तो 25 घर उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से बनाया जाएगा। वहाँ की लोकल तंजीमों की तरफ से मदद दी जा रही है। अगर आप आसाम के सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए उन तक इमदाद पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि कैसे उन तक इमदाद पहुंचाया जाए, क्या तरीक़ा होगा। तो उम्मा सेवा ट्रस्ट एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है जो लगातार ऐसे मौक़े पर इमदादी काम करती है और इसके ज़रिए आप अपनी इमदाद वहाँ पहुँचा सकते हैं। आसाम के सैलाब मुतासरीन लोगों की इमदाद का ज़रिया आप बन सकते हैं।